तो जय हिंद फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस यही टारगेट कर रहे हैं कि कल आपका एग्जाम है और कल जो आपका एग्जाम है उसका जो रिवीजन के लिए आपके पास जो दिन समय कम है उस समय को हम देखते हुए मतलब हमारे पास जो भी मेहनत किए हुए हैं अभी तक का वो सारा आपके सामने रख दिए हैं। बस इसमें हम देख लेंगे कैसा कैसा जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा उसके बारे में कैसा कैसा आएगा और क्या क्या करेगा। तो वीडियो पूरा देखेगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा क्योंकि पूरा एक चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक मैं आपके बात करूंगा कैसे कैसे आएगा। जैसे हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं चैप्टर 1 आपको दिखाई दे रहा है। चैप्टर 1 में है क्या है, रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन से जो आपका क्वेश्चन पूछता है कि डोमेन और रेंज के बारे में यानी प्रभाव क्षेत्र एवं परास के बारे में क्वेश्चन पूछता है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर डोमेन और रेंज के, तो इतना टाइम नहीं है कि डोमेन और रेंज के हम आपको डिटेल में बताएं, लेकिन हम बता दें यदि आपको जैसे यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, कोई रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन मान लीजिए कोई दिया हुआ है A1 B2 C3, ऐसे यदि कोई रिलेशन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है डोमेन कौन सा है। यदि इसमें पूछ रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, तो डोमेन क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। यदि डोमेन पूछ रहा है तो इसका जो रिलेशन का जो आगे वाला होता है ना जितना, वो डोमेन हो जाता है ABC। रिलेशन का जो आगे वाला होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन, ठीक। और रेंज जो होगा, रेंज जो होगा वो पीछे वाला जो होगा वो क्या हो जाएगा, रेंज। तो बेशक आप डोमेन और रेंज समझ गए होंगे। पीछे वाला जो हो जाएगा वो रेंज, आगे वाला जो हो गया आपका डोमेन हो गया पूरा, और पीछे वाला जो आपका हो गया पूरा आपका रेंज हो गया। यानी आगे वाला हो गया आपका, देखिए प्रभाव क्षेत्र हो गया और पीछे वाला क्या हो गया, परिसर हो गया। तो प्रभाव क्षेत्र और परिसर पूछेगा तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें आपको उसके बाद देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है आपका रिफ्लेक्सिव यानी स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं। इधर देख लीजिए, इधर नहीं बताएंगे। जो स्वतुल्य संबंध किसे कहते हैं, स्वतुल्य संबंध जो दिया हुआ है, स्वतुल्य संबंध वो ऐसे संबंध होते हैं जो स्वयं से स्वयं का संबंध जो होता है उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं स्वतुल्य संबंध। मान लीजिए कोई आपका एक रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है 1-1, इसके अंदर जो रिलेशन है 1-1 है, 2-1 है, 1-2 है, 1-4 है, 2-2 है, 2-3 है और 2-4 है। ये पूछ रहा है कि ये जो रिलेशन जो हमारा दिया हुआ है ये स्वतुल्य है या फिर नहीं है, स्वतुल्य है या फिर समित है, संक्रामक है या फिर तुल्यता संबंध है। तो तीनों सभी इसी क्वेश्चन पर हम सभी रिलेशन के बारे में जान लेंगे कि क्या होता है। तो देखिए स्वतुल्य जो होता है वो स्वयं का स्वयं से रिलेशन होता है। R1 यदि स्वतुल्य हमें देखना है तो केस हम फर्स्ट यदि लेते हैं यहाँ पर R1 स्वतुल्य देखना है तो इसमें देखेंगे कि स्वयं से स्वयं का रिलेशन क्या होता है। यानी जैसे 1-1 क्या है, स्वयं का रिलेशन है 1-1, ठीक है, 1-1। फिर उसके बाद देखिए ये इसके में 2-2 है, देखिए 2-2 ये क्या है। अब पूछा है R1 क्या है, R में स्वतुल्य है तो बिल्कुल है क्योंकि R1 स्वयं का स्वयं से रिलेशन है। अब केस 2 देखिए, केस 2 में आपका हो गया स्वतुल्य के, समझ गए। अब देखिए सम्मित क्या होता है, सम्मित जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, सम्मित रिलेशन कैसे होता है। सम्मित रिलेशन मान लीजिए जैसे सम्मित रिलेशन बोलता है कि यदि A से B में कोई रिलेशन है तो क्या B से A में भी रिलेशन होना चाहिए। यदि का नाम ये है कि यदि मैं आपसे A से B में रिलेशन है तो B से A में भी, यानी मैं आपसे संबंधित हूँ तो आपको भी मेरे द्वारा, ये कहते हैं एक तरफा प्यार नहीं चलेगा, दोनों तरफ से प्यार होना चाहिए। यदि लड़का राजी है लड़के के प्रति तो लड़की को भी लड़का के प्रति राजी होना चाहिए। जैसे इसमें देख लीजिए यदि हम R2 ले लिए, जैसे मान लीजिए हम ले 2-1 1-2 हो गया, ये कैसा संबंध है, सम्मित संबंध है यानी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्योंकि 2-1 जो हो गया वो क्या हो गया, 2-1 क्या हो गया, 2-1 इसमें है और 1-2 भी इसमें है, यानी 2 का संबंध एक से है तो 1 का संबंध भी 2 से है। तो ये हो गया आपका सम्मित संबंध होता है। केस यदि हम थर्ड की बात करें तो तीसरा होता है आपका क्या, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध किसे कहते हैं, तो संक्रामक संबंध होता है वैसा होता है जो कहता है यदि A B से रिलेटेड है, ठीक, और B यदि कहीं C से रिलेटेड है, ठीक, तो C कहाँ से रिलेटेड हो, तो A कहाँ से रिलेटेड होना चाहिए, A भी C से, या फिर A भी C से क्या होना चाहिए,
रिलेट करना चाहिए। समझ में आ गया? मान लीजिए कि मेरा संबंध किसी से है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, उसका संबंध किसी कोई दोस्त के साथ है, ठीक है, और उसका संबंध किसी दोस्त के साथ है, और जो आपका दोस्त है उसका संबंध भी अगर किसी और दोस्त के साथ है, मान लीजिए राम है, राम का संबंध जो है किससे है? सीता से है। राम का संबंध सीता से है, और सीता का जो संबंध है कोई राधा है, तो राधा से संबंध। तो यदि राम सीता से संबंधित है, सीता राधा से संबंधित है, ये इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो जरूरी है कि ये जो है ना इससे भी संबंधित हो, यानी राम राधा से भी संबंधित होना चाहिए। तो उसे होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? संक्रामक संबंध बोलते हैं। जैसे इसमें संक्रामक के लिए यदि हम ले लें, जैसे हम ले लेते हैं कि 2-1-1-2 और उसके बाद 2-2। देखिए 2-1 से संबंधित है, 1-2 से संबंधित है, तो 2 किससे संबंधित होना चाहिए? 2-2 से भी संबंधित है। तो ये जो हमारा रिलेशन आएगा वो क्या होगा? ये हमारा संक्रामक संबंध होगा, क्योंकि 2-1 से संबंधित है, 1-2 से भी संबंधित है, और ये जो दोनों आ गया 2-2 से भी संबंधित है, ठीक है। तो संक्रामक संबंध भी समझ है। और ये जो तीनों संबंध को पालन करता है उसे हम क्या बोलते हैं? तुल्यता संबंध बोलते हैं। वो क्या आपका तुल्यता संबंध, ठीक है। तो ये भी जरूरी होता है, तुल्यता संबंध। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का यदि हम बात करें तो ये इसमें एक आता है एफ इनवर्स एक्स के लिए आता है, तो वो पहले भी हम वीडियो में बता दिए हैं कि कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पर भी देखिए यदि एफ एक्स कोई एक फंक्शन दे दिया है और उसका तो हम एफ इनवर्स एक्स निकालना होगा, तो कैसे निकालते हैं? पहले गिवन जो फंक्शन दिया उसे फंक्शन को कर लेते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद मान लेते हैं उस फंक्शन को y के बराबर। फिर x निकालने के लिए f इस साइड बैठते हैं तो f इनवर्स y हो जाता है। फिर उसके बाद y बराबर हमारा जो आता है 4x + 3/7 जो दिया हुआ है सो आता है। फिर इधर से हम x का मान निकाल देते हैं, तो x का मान निकालेंगे तो x का मान इधर हम देखते हैं कि x का मान f इनवर्स y के बराबर होता है, ठीक। तो फिर अब हमें f इनवर्स x चाहिए, तो फिर हम y के जगह पर अलग अलग तरीके से y की जगह पर x का मान हम पुट कर देते हैं। यही करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करते हैं। ऑपरेशन के बारे में देख लीजिए, जी ऑपरेशन है। देखिए इफ ऑपरेशन जी और एफ ऑपरेशन एफ जो होता है ना, उसका क्वेश्चन आपके एग्जाम में दे सकते हैं। जैसे एफ ऑपरेशन एफ निकालने के, एफ ऑपरेशन जी निकालने, जैसे ये देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं कि यदि ये कोई एक फंक्शन दिया हुआ है, ये कोई रिलेशन दिया हुआ है 1 2 3 4 है, एफ कोई इसका रिलेशन दिया हुआ है, जी को इसका रिलेशन दिया था, बोल रहे हैं देन फाइंड जी ऑपरेशन एफ, एफ ऑपरेशन जी, एफ ऑपरेशन जी या फिर जी ऑपरेशन जी। ये चारों फाइंड करने के बोले थे। एक ही क्वेश्चन पर मैं चारों समझा देता हूँ कैसे निकाल जाते हैं। देखिए जैसे जो रिलेशन दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर एफ जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, और इफ 1 डालेंगे, इफ की जगह पर 1 डालेंगे। इफ 1 डाल रहे हैं तो कितना आ रहा है रिजल्ट हमारा? y का मान कितना आ रहा है? 4। F2 पर 1, F3 पर 3, F4 पर 2। कहाँ से ये आया समझ में आएगा? F1 तो 4, F2 तो 1, ऐसे करके हम F1 जो उसका मान दिया हुआ है F का वो निकाल लेंगे, और सेम वैसे ही करके हम G का भी मान निकाल देंगे। जैसे G से डालें तो G1 पर कितना हो गया 3, G2 पर कितना हो गया 1, G3 पर कितना हो गया 2, G4 पर कितना हो गया 4। ऐसे करके हम F का और G का पूरा मान निकाल लेंगे। फिर F ऑपरेशन FX मान लीजिए हमको पूछ दिया कि F ऑपरेशन FX क्या होगा, G ऑपरेशन FX क्या होगा। G F पहले 1 रखेंगे, F की जगह पर 1, तो F1 हम देख रहे हैं कितना आ गया, ऑपरेशन हटता है तो कोष्टक लग जाता है, तो F1 हो गया G F1। अब देखिए F1 की जगह पर कितना है, F1 की जगह पर 4 है, यहाँ पर देख रहे हैं, तो F1 की जगह पर हम G तो G रहेगा, F1 की जगह 4 लिख दिए। अब G4 का मान इसमें खोजेंगे, G1 G2 G3 G4 का मान कितना है 4, तो ये हमारा 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर वैसे हम देखेंगे G ऑपरेशन F2 देखेंगे, तो G कोष्टक लगेगा, F2 को ऑपरेशन घटेगा तो कोष्टक लगेगा, तो F2 की जगह पर हम खोजेंगे F1 F2 कितना है 1, तो G तो G रहेगा, F2 की जगह पर 1 हो गया, तो G1 का मान कितना है 3, उस तरह से 3 आ गया। G ऑपरेशन F3 की बात करेंगे, G F3 देखेंगे, F3 कहाँ से है, F3 कहाँ गया, F1 F2 F3 कितना है 3 है, यहाँ पर देखिए F3 3 है, तो F3 3 हो गया, G तो G रहेगा, F3 की जगह पर 3, तो G3 अब खोजेंगे, G1 G2 G3 की जगह 2 आ गया। G ऑपरेशन F4, इसी तरह से हम G ऑपरेशन F भी निकाल देंगे, G ऑपरेशन F ऑपरेशन F भी निकालेंगे, F ऑपरेशन G भी निकालेंगे, ठीक है, उस तरह से निकाल देंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद यदि और आगे देखिए तो आपका ये जो द्विचर संक्रिया जो है बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन आपके पास रहेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, हाँ देखिए दिखाई दे रहा है। ए ऑपरेशन बी जो है वो दिया हुआ है 2a + b, ए ऑपरेशन बी 2a + b दिया हुआ है। तो देन जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन हम आपको लिख कर बता दे रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लीजिए क्वेश्चन लिखा है ए ऑपरेशन बी कोई रिलेशन है जो क्या है 2a + b के बराबर है। देन हमें क्या करना है 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन क्या करना है 4 = 1, ये क्वेश्चन आपको दे देगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है कि ए ऑपरेशन बी क्या है 2a + b, सबको पता है कि पहले बोर्डो मैक्स के नियम में पढ़ा गया है कि पहले कोष्टक उठाया जाता है। तो पहले 2 ऑपरेशन हम तो 3 निकालेंगे। तो ए बी है तो यहाँ पर 2a + b, तो 2 का तो 2 रहेगा, ए के जगह पर क्या है 2 है, अब b के जगह पर क्या है 3 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 और प्लस के 3 यानी 7। अब हमारे पास जो आ गया 2 ऑपरेशन 3 ऑपरेशन हमें चाहिए 4 ऑपरेशन 4। अब 2 ऑपरेशन 3 का मान कितना हो गया हमारे पास 7, तो यानी ये जो ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया। ए का मान कितना हो गया हमारे पास 7, अब बी का मान कितना हो गया जो दिया हुआ है 4। तो 2 का तो 2 रखेंगे, ए के जगह पर क्या रखेंगे 7 और प्लस बी के जगह पर 4 जो है 4 रखेंगे। 7 दूनी 14 + 4 14 4 18, इस तरह से हमारे आता है आंसर। इस तरह का क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव में रहेगा, ऑब्जेक्टिव में या फिर लॉन्ग में भी रह सकता है। बिल्कुल मतलब टेंशन मत लीजिए, ऐसा क्वेश्चन रहेगा ही। समझ में आएगा कैसे निकाला। ए बी का मान जो दिया रहता है उसका मान हम बैठाकर निकाल देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए एक ऑब्जेक्टिव के लिए यहाँ पर भी क्वेश्चन है, बोल रहा है कि इफ इन अ सेट, एक सेट में बोल रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो है n है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो देन नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन की संख्या कितनी होगी, यानी बाइनरी ऑपरेशन में द्विआधारित संक्रिया का जो है कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 के पावर n का स्क्वायर। मान लीजिए n की जगह 5 है तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर, n की जगह 4 है तो 4 का स्क्वायर, ऐसे करके निकाल देंगे। अब देखिए चैप्टर नंबर आपका 2 जो है इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फंक्शन के फॉर्मूला हम लिखवा भी दिए हैं, वीडियो देखने का टाइम नहीं मत देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए साइन इनवर्स x जो होता है cos इनवर्स 1/x होता है, cos इनवर्स x जो होता है साइन इनवर्स 1/x होता है। बस एक बार जैसे जैसे मैं बोलता हूँ ना वैसे वैसे रिपीट कर दीजिए, 5 मिनट भी टाइम नहीं लगेगा, पूरा रिपीट हो जाएगा। tan इनवर्स x कितना होता है cot इनवर्स 1/x होता है, cot इनवर्स x क्या होता है tan इनवर्स 1/x होता है, sec इनवर्स x क्या होता है cosec इनवर्स 1/x होता है, cos इनवर्स x क्या होता है sec इनवर्स 1/x, साइन इनवर्स साइन एक्स कितना होगा x होगा, साइन इनवर्स x होगा तो कितना होगा x होगा, tan इनवर्स tan x कितना होगा x होगा, tan इनवर्स x कितना होगा x होगा। बस ऐसे ही बोलते जाइए। tan इनवर्स x बराबर कितना होता है y, tan इनवर्स यदि साइन इनवर्स x कितना होता है y, साइन इनवर्स y होता है तो y का मान कितना होता है π/2 से -π/2 से π/2 के बीच में होता है। ठीक है, y यहाँ पर क्या हो गया, y एक वैल्यू हो गया जो एंगल हो गया y का मान। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, कोसेक इनवर्स -x माइनस कोसेक इनवर्स x, कोट इनवर्स -x कितना हो गया पाई माइनस कोट इनवर्स x, कोट इनवर्स x, सेक इनवर्स -x कितना होगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, कोस इनवर्स -x अगर होगा तो पाई माइनस निकल। अब ये तीनों पाई में निकलता है, ये तीनों बिना पाई का निकलता है, तो उस तरह से देख लीजिए। इसका भी पूरा बताया है, कोई बात नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। केवल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कोस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 डिग्री माइनस tan थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस कोसेक थीटा, कोसेक 90 डिग्री माइनस सेक थीटा, साइन इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x π/2, साइन कोस tan कोट सेक और कोस, इसका इन्वर्स करके हम जोड़ते हैं तो π/2 आता है। cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद कर लीजिए, बहुत जरूरी काम करेगा। cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 cos इनवर्स x का जो फॉर्मूला है वो भी याद कीजिए, cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 2 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x √1 में x। जल्दी जल्दी थोड़ा बोल दे रहा हूँ, अब देखते जाइए, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ बस बोलते जाइए, पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, वीडियो लंबा ना हो। जैसे इस तरह का क्वेश्चन आपका दे सकता है 2 नंबर में कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर π/2 प्रूफ कीजिए, या फिर ये जो आता है आपका और 2 होता है, ये वाला 2 और होता है ना, इधर से देखिए ये 2 होता है ना, ये भी ये तीनों में से कोई भी एक दे देगा। तो कैसे प्रूफ है, तीनों का सेम है, किसी एक को मान लीजिए। ठीक, अब फिर उसके बाद उसे दूसरे में चेंज कर दीजिए। एक को मान लीजिए साइन इनवर्स x बराबर थीटा मान लिए, तो x बराबर साइन थीटा,
एक्स बराबर साइन थीटा। साइन थीटा कितना, cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो cos 90 में साइन थीटा जो cos 90 माइनस थीटा लिख दिए। फिर cos इनवर्स एक्स 90 माइनस थीटा, तो थीटा प्लस cos इनवर्स एक्स कितना हो गया, π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस cos इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 प्रूफ हो गया। ठीक है, बाकी क्या होगा, ऐसे ही प्रूफ होगा। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला देखिए, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है। ये देखिए क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स। यही यदि माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस हो जाएगा। फिर देखिए कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का जो फॉर्मूला वो होता है कोस इनवर्स एक्स वाई प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर। यही अगर माइनस होता तो यहाँ पर प्लस की जगह पर क्या हो जाए, माइनस। और ये रूट के अंदर हमेशा क्या रहता है, माइनस ही रहेगा। ठीक है, और देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, ये फॉर्मूला देखिए tan इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स इंटू वाई। यदि tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स माइनस वाई, ऊपर वाला माइनस, यदि माइनस तो ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, यदि प्लस तो ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, नीचे वाला उल्टा हो रहा है। ठीक है, कॉट का भी देख लीजिए, कॉट इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स वाई का, कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 बटा वाई प्लस एक्स। ये सब फॉर्मूला आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में ये डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये फॉर्मूला है जो 3 वो लंबा आएगा ना, उससे बनाने के 10 में 3 ठो आ जाएगा। तो क्या होता है, tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये उस टाइप का लंबा लंबा जो फॉर्मूला होगा उसको बताना। अब देखिए इंटीग्रेशन त्रिकोणमितीय फंक्शन का है डोमेन और रेंज कितना होता है। जैसे साइन इनवर्स का डोमेन कितना होगा, -1 से 1, और रेंज कितना होगा, -π/2 से π/2। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। कॉस इनवर्स का -1 से 1, और रेंज 0 से π/2। कोसेक इनवर्स एक्स का आर क्या होता है, रियल नंबर पूरा होगा। कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा पूरा रियल नंबर, किसको छोड़कर, -1 और 1 को छोड़कर। और ये जो रेंज होगा उसका -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। सेक इनवर्स का होता है रेंज पूरा रियल नंबर, वही जो कोसेक इनवर्स का होता है। इसका डोमेन जो कोसेक इनवर्स का होता है, रेंज इसका अलग अलग होता है, 0 से पाई होता है, किसको छोड़कर, माइनस का मतलब क्या बोल रहे हैं, ये π/2 नहीं होगा इसका मतलब। वैसे ही tan का रियल नंबर हो गया, इसका मान हो गया -π/2, रेंज जो हो गया -π/2 से π/2 हो गया। कॉट का हो गया रियल नंबर 0 से पाई। ये भी पूरा फॉर्मूला आपको बता दिया है, देख लीजिएगा। साइन कैसे चेंज होता है, 90 डिग्री पर नाम चेंज होगा और 270 डिग्री पर नाम चेंज होगा। ठीक है, और प्रथम चतुर्थांश की तरफ ऑल पॉजिटिव, साइन और कोसेक, tan और कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, उस तरह से होता है। अब देखिए जो हमारा चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स है, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैट्रिक्स में जो आपको एक तो इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछे नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम पूछ लेगा। ठीक है, ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का जो कोटि होता है, अवयव का जो कोटि होता है वो क्या होता है, रो इंटू कॉलम। यानी कोटि अगर पूछ देगा, रो इंटू कॉलम लिख कर दिखा दीजिएगा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी अवयव में कितना एलिमेंट है यदि वो पूछेगा तो रो इंटू कॉलम जो गुना करके लिखना है। अगर ऑर्डर पूछेगा तो ये ऐसे ही छोड़ देना है। अगर कितना एलिमेंट है तो गुना करके बताए। मान लीजिए 2 × 3 का है, जैसे ये कितना है, इसका कोटि कितना है, 3 × m × n है, लेकिन गुना करेंगे तो क्या होगा, m × n। अगर कोटि पूछ रहा है तो ऐसे ही छोड़ देना है, नहीं तो ऐसा। पता है इस गिरा होता है उसे पंक्ति कहते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स देख लीजिए, नल सेट या जीरो सेट किसे कहते हैं, जो जिसका पूरा एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है, उसे जीरो सेट कहते हैं। रो मैट्रिक्स बनती अभी किसे कहते हैं, जिसके केवल क्या हो, रो में नंबर हो, पंक्ति में ना हो, कॉलम में ना हो। कॉलम अभी जिसमें कॉलम में नंबर हो, रो में ना हो, उसे कॉलम अभी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें और आता है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का एडिशन इसमें इंपॉर्टेंस होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हम बात करें, एक मिनट। एडिशन और मैट्रिक्स देखिए, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, मान लीजिए आपका एडिशन कैसे करते हैं। मान लीजिए 1 2 3 4 और बी हमारा जो दिया हुआ है वो है ABCD। ठीक है, 2 अलग अलग लिए हैं क्योंकि आपको समझ में अच्छे से। ये प्लस बी यदि हमको देते हैं, देखिए पहले का जोड़ देते हैं 1 + A, दूसरा का 2 + B और तीसरा का 3 + C। जहां जो है वहां जोड़ा या घटाया जाता है। ठीक है,
मल्टीप्लिकेशन ऑफ देख लीजिए, ये भी बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन मान लीजिए करने के लिए, देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये जो हो गया फर्स्ट आपका, और ये हो गया आपका इसका पहला पंक्ति और इसका पहला जो है स्तंभ, उसका मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू ए प्लस का चिन्ह रहता है 2 इंटू सी, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर यदि नीचे लिखना है तो इसका दूसरा पंक्ति लेना पड़ेगा, इसका पहला 3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी। देन फिर इसके बाद ये देखिए, अब यहाँ पर ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम हो गया, अब सेकंड कॉलम लिखना है तो पहला इसका पहला और इसका जैसे ये, अब देखिए ये पहला, ये अब ये वाला मुंडा हुआ है, ये हो जाएगा 1 इंटू ये वाला। सेकंड में लिखना है ना 1 इंटू बी और प्लस 2 इंटू डी, 3 इंटू बी प्लस के 4 इंटू डी। अब देख लीजिए सेकंड में क्या होगा ना, जो ये बी और डी दोनों आ रहे हैं तो इस तरह से भी आप मिलाकर देख लीजिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगेगा, गलती नहीं होगा। 1A तो नीचे भी ये, सी तो नीचे भी सी, इस तरह से भी आप थोड़ा सा चेक कर सकते हैं, कॉमन सेंस लगे दिक्कत नहीं होगा। इस तरह से ये आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, बेशक समझ में आया होगा मल्टीप्लिकेशन। फिर तत्समक आई जो होता है वो कोई भी एक क्या होता है, अभी होता है जिसका मान क्या होता है 1001, ये 2 × 2 का हो गया, इसका कोटि हो गया। ये 3 का भी हो सकता है 100, जिसके विकर्ण पर क्या होता है 1 होता है, उसे हम क्या कहते हैं आई कहते हैं, जिसके विकर्ण पर 1। 4 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, तो आई का मान अपने हिसाब से आदमी रख सकता है, ठीक है। आई का मान रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता है। हाँ, ए डैश कैसे निकलता है, किसी मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दे दिया हूँ 2 3 5 4, बोल रहा है ए डैश निकालिए। ए डैश कैसे निकलता है, रो को पंक्ति में, पंक्ति को रो में चेंज कीजिए। 2 3 5 4, रो को पंक्ति में, पंक्ति को रो में। ये जो रो आपका पंक्ति है इसे हम रो में चेंज कर दिए, और ये जो पंक्ति है इसे हम क्या कर दिए रो में चेंज कर दिए। तो रो को जब पंक्ति में चेंज कर देते हैं उससे क्या निकलता है डैश इनवर्स, मतलब ए का इनवर्स निकल जाएगा, ठीक है। ए डैश निकलेगा, इनवर्स नहीं, ए डैश निकलेगा। इनवर्स के लिए तो अलग होता है। अब देखिए कभी कभी आपको क्या करेगा मैट्रिक्स में ये जो एडिशन इनवर्स यानी योग प्रतिलोम पूछ लेगा। तो एडिशन इनवर्स कोई बड़ा चीज नहीं है, जैसे कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा बोलेगा इसका एडिशन इनवर्स निकालिए, तो सिंपल सा काम कीजिएगा, क्या कीजिएगा एडिशन इनवर्स निकालने के लिए जो मैट्रिक्स है उसका क्या कर दीजिएगा साइन चेंज कीजिए। जैसे ये प्लस है तो उसमें माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो ये प्लस। यही जो आंसर आएगा वो आपका एडिशन इनवर्स का आंसर होगा, ठीक है। स्केलर में यदि मान लीजिए किसी मैट्रिक्स, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है, एक मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और पूछ रहा है कि 5A ज्ञात कीजिए, 5A = 1। तो मैट्रिक्स में आपको बताए थे पहले भी, ये जो पूरा 5 जो है ये पूरा चारों में मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 5A 5B 5C एंड 5D, ये जो हो जाएगा ये हमारा 5A आ जाएगा, ठीक है, जो कि डिटर्मिनेंट में ये सुविधा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ गया। इसका यहाँ पर अगर देखेंगे आप, अगर आपको दिखाई दे रहा हो, दिखाई दे रहा है प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर जो है वो प्रॉपर्टी दिया हुआ है। देखिए जैसे L + M है, एक मैट्रिक्स है, L + N से गुना करने के बोल रहा है, तो ये अलग अलग आपको दिखा दे रहा है कि L में एक बार L में कर दीजिए, एक बार M में कर दीजिए, फिर उसके बाद आप ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही -1 × M, यहाँ से पूरा देख लीजिए, आपको अगर दिखाई दे रहा होगा पूरा। देखिए जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी होता है उसके हिसाब से यदि हम किसी मैट्रिक्स में यदि हम जीरो मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो क्या आएगा जीरो मैट्रिक्स से, आइडेंटिकल मैट्रिक्स से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा मैट्रिक्स जो है वही मैट्रिक्स है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स से गुना करते हैं, ठीक है। यदि कोई ए बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है तो बी अगर हमें लिखना होगा तो हमें माइनस का चिन्ह लिखना पड़ेगा, उसका चिन्ह क्या हो जाएगा तो चेंज हो गया। ए के पावर एन तक हमें मैट्रिक्स को निकालना है, मान लीजिए ए के पावर एन तक कोई मैट्रिक्स को अगर यदि निकालना है, नहीं दिखाई दे रहा है, मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम बताएं, यदि किसी मैट्रिक्स को ए के पावर एन तक निकालना है, ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है ABCD, इसे हम ए के पावर एन तक निकालना है, ये मैट्रिक्स को हमें क्या करना है ए के पावर एन तक निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ए के पावर एन के निकालने की A कब तक करना पड़ेगा n टर्म्स तक हमें क्या करना पड़ेगा, इसे गुना करना पड़ेगा। तो A² समझ में आ गया कैसे निकलता है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स जो बताए थे A' निकालने के लिए कि A = ABCD दिया हुआ है, तो A' कैसे निकालेगा AC ऐसे करके निकाल जाएगा। उसका कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे
ए डैश के अगर डैश कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फिर ए बी सी का अगर डैश बोल रहा है, मन 3 गो मैट्रिक्स को जोड़कर उसका डैश निकालने के लिए बोल रहा है, एंड ट्रांसपोर्ट निकालने के लिए बोल रहा है, तो अलग अलग पहले ट्रांसपोर्ट निकाल कर अलग अलग जोड़ सकते हैं। यदि कोई ऐसा है जो अदिश दे दिया है गुना करके कि इसका ट्रांसपोर्ट नहीं, अदिश को बाहर कीजिए और ए का केवल ट्रांसपोर्ट निकाल दीजिए, अदिश का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। यदि मल्टीप्लिकेशन में यदि दे दिया है ए बी का जो डैश है वो क्या होता है, बी डैश ए डैश। ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछ सकता है, ठीक है। ए के पावर एन का यदि डैश निकालने का ट्रांसपोर्ट निकालने का बोल दिया तो ए का ट्रांसपोर्ट निकाल दीजिए, उसका पावर आप एन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी सममित अवयव किसे कहते हैं। यदि कोई अवयव ए है, यदि ये कोई अवयव है, इसका यदि ये जो अपने ट्रांसपोर्ट के यानी ए डैश के बराबर हो जाता है तो उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, यानी सममित अवयव कहते हैं। अब विषम सममित अवयव, यदि ये कोई अवयव है माइनस ए के बराबर होता है, यानी आपके उसका जो ट्रांसपोर्ट है ए डैश जो है उसमें माइनस के यदि हम गुना करते हैं उसके बराबर हो जाता है तो उसे हम विषम सममित अवयव कहते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक और विषम सिमेट्रिक अवयव के बारे में भी जान गए हम। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में कुछ बताया गया है कि नल मैट्रिक्स यानी जो जीरो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है, बोथ होता है, सिमेट्रिक भी होता है और स्क्यू सिमेट्रिक यानी सममित तथा विषम सममित दोनों होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दिया हुआ कि एक कोई यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए के पावर एन जो होगा वो भी क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं। अब ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल रहा है कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मान लीजिए जो आपका ए डैश यदि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या कहता है कि ए डैश ए को भी हम यदि गुना करेंगे ना तो दोनों क्या हो जाएगा, ए डैश ए को भी गुना करेंगे तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। यानी ए डैश यानी जो मैट्रिक्स दिया उसका ट्रांसपोज जब हम गुना करते हैं तो वो तत्समक अवयव जब बन जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि बोल रहे हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो प्लस ए या फिर माइनस ए हो सकता है, ठीक है। यदि प्लस एक होता है डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का तो वो क्या होता है, प्लस से तो प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, अगर माइनस एक होता है तो इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट का कुछ प्रॉपर्टी देखिए, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं तो पहले ये देख लीजिए। एडजॉइंट के बारे में हम देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए ये कोई मैट्रिक्स है जो है ए बी सी डी, ये भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट, या फिर ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पर एक आपका आता है ए इनवर्स का जो होता है एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, ये भी फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपको रहेगा इस फॉर्मूले पर, एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए, ठीक है। तो ये देखिए ये बोल रहा है कि यदि ये कोई ऐसे मैट्रिक्स दिया हुआ है उससे हमें एडजॉइंट ए निकालना होगा तो पहले क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए इसे को फैक्टर पहले निकालें, को फैक्टर पहले निकालना पड़ता है। को फैक्टर को हम बोलते हैं सहखंडन, खंडन, हाँ शायद सहखंडन बोलते हैं, ठीक है। अब को फैक्टर ऑफ ए का को फैक्टर कैसे निकालता है, दो वाला होता है तो ए का को फैक्टर जो इसके सामने होता है वो वाला हो जाता है, ठीक है। और बी का को फैक्टर बी के सामने वाला क्या है, लेकिन एक प्लस एक माइनस, बी के सामने वाला सी। अब सेम वही सी का को फैक्टर सी के सामने वाला बी, सी के सामने वाला बी है ना, सी के सामने वाला बी, लेकिन इसमें माइनस से होगा। और ये जो हो गया डी होता है, डी का को फैक्टर उसके सामने वाला ये। अब देखिए 2 अंक का जब रहेगा ना तो को फैक्टर यदि निकालना होगा तो डायरेक्ट अब देख लीजिए, ये तो पहले सॉरी ये तो पहले बता दिया कि मान लीजिए हमारा हो गया डी माइनस सी माइनस का बी और ये तो बता दिए। लेकिन अब देखिए 2 अंक का रहेगा ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों चेंज कर दीजिए, ये दोनों चेंज कर दीजिए, डी को ए की जगह पर ए को डी को, और इसका जो है साइन चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज किया है, ये दोनों को चेंज कर दिए, 2 अंक का निकल जाएगा डायरेक्ट। क्या बोलते हैं उसे, एडजॉइंट ए। ये हमारा जो आ गया एडजॉइंट ए हो गया। एडजॉइंट ए कैसे समझ में आ गया। और अगर 3 अंक वाला होगा, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 अंक वाले के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एक लेते हैं, ठीक, कोफैक्टर ऑफ 1 का कोफैक्टर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 का कोफैक्टर लेंगे तो 1 के सामने वाला बंद और 4 के सामने वाला बंद, यानी क्या बचा 5 6 और 8 9, ऐसे करके निकालते हैं। फिर 2 का कोफैक्टर लेते हैं, अब इसका मैट्रिक्स निकालना आता होगा उस तरह निकाल देते हैं, पूरा बताने का समय तो है नहीं। 2 का निकालेंगे तो ये बंद और ये बंद, तो क्या हमारे पास बचा 4 6
और 7 9, क्योंकि ये 2 के सामने ये है, 2 के सामने ये है, 2 के सामने वाला 1, तो 4 6 और 7 और 9 है, 7 और 9। फिर इस तरह निकालते हैं, तो इसमें देखिए एक प्लस हो गया, तो यहाँ पर माइनस। अब 3 का निकालेंगे तो फिर से प्लस, 3 के सामने वाला 1, और फिर उसके सेकंड पंक्ति से करेंगे, फिर थर्ड पंक्ति से ऐसे लाइन बाय लाइन लिखकर, फिर उसके बाद ए इनवर्स निकालने में ये ज़्यादा मदद करता है। ए इनवर्स कब निकलता है? जब इसका मान जो होगा, डिटर्मिनेंट इसका जो होगा, जो मान लीजिए यदि मैट्रिक्स है, इसका डिटर्मिनेंट यदि क्या होगा, डिटर्मिनेंट ये जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा, तब हम निकालेंगे ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बटा डिटर्मिनेंट ए। अब इसका जो आएगा पंक्ति से निकालें, उसे हम कॉलम में सजा देंगे, उससे एडजॉइंट ए निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ए अगर हम निकाल लेंगे पहले ही, ठीक है। तो उस तरह से 5 नंबर का आपका ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए एक ज्वाइंट ए का जो है ना कुछ प्रॉपर्टी दिया है जो आपके डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ए एडजॉइंट ए यदि कहीं पर होगा तो हम क्या कर सकते हैं, एडजॉइंट ए इंटू ए भी हम कर सकते हैं, या फिर डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इंटू एन। आई इंटू एन कहने का मतलब क्या है, यानी तत्सम का भी जो वो वही होता है, एन का मतलब जितना मर्जी उतना हम ले सकते हैं। जैसे 2 इंटू 2 का हो सकता है, 2 इंटू 3, 3 इंटू, क्वेश्चन के हिसाब से इसका मान हम रख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं बोल रहे हैं कि एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए n-1, ये आपका ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा, कोई शक नहीं है, ठीक है। और प्रॉपर्टी इसका है कि एडजॉइंट यदि एडजॉइंट ए कहीं पर हो तो डिटर्मिनेंट ए के पावर n-2 इंटू ए हो जाता है, ठीक है। ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा, कोई शक नहीं है। एडजॉइंट ए अगर कहीं पर हो तो हो जाता है a इंटू n-1 के पावर n-1 के स्क्वायर, ठीक है, पावर 2 हो जाता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट में रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए एडजॉइंट यदि कहीं दे दिया a इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी, तो पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट b, फिर उसके बाद हम एडजॉइंट a निकाल के उसके बाद हम गुना कर देंगे, ठीक है। यदि एडजॉइंट कहीं दे दिया k इंटू ए, के इंटू ए का एडजॉइंट निकालिए तो के पावर n-1, n क्या हो गया, यहाँ पर कितने का ये पंक्ति है, मान लीजिए 3x3 का है, 4x4 का है, तो कोटि क्या है पंक्ति का, वो हो गया n। उसके बाद हो गया ये एडजॉइंट ए। फिर मान लीजिए यदि हम आपको दे दें एडजॉइंट ए के डैश, ऐसे एडजॉइंट ए का डैश देते तो पहले हम एडजॉइंट ए निकाल लेंगे और जो आएगा उसके हम क्या कर देंगे, डैश कर देंगे, ठीक है। वैसे ही यदि आपको दे दे एडजॉइंट ए के पावर m, मान लीजिए दे दे एडजॉइंट ए के पावर m का मान बताइए, तो पहले हम एडजॉइंट क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, और जो एडजॉइंट हमारा आएगा उसका पावर हम क्या कर देंगे, m की जगह पर कोई भी आपका रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब देखिए किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल, मान लीजिए आपका एक मैट्रिक्स दे दिया ACBD, ठीक है। इसका बोलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाइए, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकाल, डिटर्मिनेंट ये जो होता है वो देखिए, ये जो तिरछा गुना कर देते हैं a इंटू टी, बीच में माइनस का चिन्ह, इससे ये तिरछा, इस तरह से हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल देंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालने का तरीका हो गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव के लिए कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए, कैसे मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। इंपॉर्टेंट होता है कि ये इनवर्स यदि कहीं होता है तो आई के बराबर हो जाता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में पढ़े थे, ठीक है। ये इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ जो ये होगा 1 बटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए इनवर्स जो होगा डिटर्मिनेंट ऑफ वो क्या 1 बटा डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाएगा। ये सब ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए चैप्टर नंबर आपका 4 जो डिटर्मिनेंट यानी सारणी जो है वो आ गया। उसमें क्या बता रहा है, तो डिटर्मिनेंट इज द नंबर ऑफ द रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट एक ऐसा नंबर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका जो डिटर्मिनेंट में जो इंपॉर्टेंट है वो केवल आपका प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी से इसका क्वेश्चन आएगा और कहीं से क्वेश्चन नहीं है, या फिर डिटर्मिनेंट निकालने के लिए। तो डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी देखिए क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है पहले देखिए प्रॉपर्टी बोल रहा है कि जो लिखा है आप पढ़ लीजिए, पहले लिखा हुआ है, समझा रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि यदि किसी डिटर्मिनेंट का कोई भी एक पंक्ति या कोई भी एक अवयव यानी कॉलम या फिर रो, या तो एक रो जैसे इसका क्या है रो है, ये क्या है 0 0 है, या फिर एक कॉलम यदि 0 0 हो गया, कोई भी कितना भी बड़ा हो 0 0 हो गया तो डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा
डिटर्मिनेंट का मान हमेशा 0 होगा। फिर बोल रहे हैं एनी डिटर्मिनेंट हैव 2 रो और 2 कॉलम्स आर इक्वल। मान लीजिए किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या फिर 2 कॉलम, जैसे ये देखिए 2 रो या 2 कॉलम ABC है, ABC है, इसका 2 रो क्या होगा, बराबर हो गया। तो यदि ऐसा होता है किसी डिटर्मिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम बराबर होता है तो उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी देखिए, तीसरा प्रॉपर्टी कह रहा है कि यदि किसी मान लीजिए कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, उसका वैल्यू दिया हुआ है कि मान लीजिए कुछ है, तो यदि हम उसके जो अंदर का जो अवयव है, एलिमेंट जो है, उसको हम 2 बार यदि लगातार चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस में हो जाते हैं। उसके पोजीशन को यदि हम चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, माइनस में हो जाता है। 4 नंबर जो प्रॉपर्टी है उसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होता है वो ए डैश के डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट के ए डैश का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, दोनों हमारे पास क्या होता है, बरोबर होता है। फिर डिटर्मिनेंट ई यदि कहीं पर के एम एन ऐसे मल्टीप्लिकेशन करके दिया हुआ है तो इसका एक जैसे गुना करते हैं, तो के से गुना करते थे मैट्रिक्स में तो क्या सब में होता था, लेकिन इसमें से केवल एक रूम के है तो रूम में से के कॉमन ले लिया, इसके कॉलम में से ये कॉलम एम कॉमन ले लिया, इसके कॉलम में से एन कॉमन इंटू डिटर्मिनेंट ए हो सकता है। ठीक है। और ये जो बचेगा वो पूरा डिटर्मिनेंट ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। किसी डिटर्मिनेंट में देखिए मान लीजिए कि ऐसे देखिए, छठा जो प्रॉपर्टी है वो बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ये कोई दिया हुआ है, बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट में आपको क्या कीजिए, 2 से मल्टीप्लिकेशन कीजिए। तो ये किसी या ये देखिए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है डिटर्मिनेंट में, या तो किसी एक कॉलम में होगा या किसी एक रो में होगा। ठीक है। किसी एक कॉलम में, सब में नहीं होता है डिटर्मिनेंट में, सब में नहीं होगा, मैट्रिक्स में सब में होता है। ठीक है। इसके किसी एक कॉलम या किसी एक रो में हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है टू मल्टीप्लाई एनी 1 रो एंड कॉलम, यानी एक रो या एक कॉलम में होगा। फिर उसका 7 नंबर देखिए, 7 नंबर इसका प्रॉपर्टी जो है वो बोल रहा है कि यदि 7 नंबर देखिए, 7 नंबर जो है वो यदि ये कोई ऐसे मान लीजिए कोई किसी अंदर कोई प्लस होगा तो उससे हम 2 डिटर्मिनेंट में लिख सकते हैं, प्लस एक इस साइड और एक इस साइड। जैसे ये लिखा हुआ है एक्स प्लस by है ना, इसे हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। फिर देखिए बोल रहा है कि यदि ये कोई मैट्रिक्स है, क्या है, n इंटू एन का, n इंटू एन का मैट्रिक्स है, तो देन डिटर्मिनेंट ऑफ के जो हमारा डिटर्मिनेंट के पॉइंट n इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर जो आपका है वो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन एनी डिटर्मिनेंट, किसी डिटर्मिनेंट में हम कैसे चेंजिंग इनटू रो टू कॉलम एंड कॉलम टू रो, किसी डिटर्मिनेंट में हम रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं होता। मान लीजिए ये जैसे डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसको हम क्या कर दिए, ये जो हमारा रो है ADG, इसे हम कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को क्या कर दिया, रो में चेंज। डिटर्मिनेंट में कोई मतलब उसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का यदि एरिया दिया रहता है डिटर्मिनेंट में ऐसे दिया होगा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करते हैं 1/2, उसके बाद हम डिटर्मिनेंट इस तरह से निकाल देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा। बोल रहे हैं द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 कोलिनियर पॉइंट इज 0। 3 कोलिनियर पॉइंट से यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं तो उसका मान क्या होगा, कोलिनियर यदि पॉइंट है, कोलिनियर क्या बोलते हैं, एक ही लाइन पर, इससे लाइन पर होगा तो बेशक उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0 होगा, कोई शक नहीं है। और देखिए आपका जो फर्स्ट बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में आपका जो क्वेश्चन रहता है, पहला क्वेश्चन रहता है सांतत्य का यानी कंटिन्यूटी का क्वेश्चन रहता है। तो कोई यदि फंक्शन दिया हुआ है तो वो कब कंटिन्यूटी होगा कब नहीं होगा। तो जैसे ये देखिए रूल आपका बोलता है फंक्शन जो है f(x) इज कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू a, x बराबर a पर कोई फंक्शन f(x) है वो कब मतलब क्या होगा, सांतत्य होगा। कब होगा, जब लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fa प्लस h इक्वल टू fa। ये जब तीनों आपस में बराबर होगा तब ये आपका क्या होगा, f(x) जो होगा x बराबर a पर कंटिन्यूटी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक आपको एग्जाम्पल थ्रू अगर हम बताएं, एग्जाम्पल थ्रू देखिए ये है कोई फंक्शन f(x) है जो है x है और 1 माइनस x है। x कब है, जब x का मान 0 से 1/2 के बीच में, और 1 माइनस कब है, जब x का मान 1/2 से 1 के बीच में। तो ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी एट क्या है 1/x इक्वल टू 1/2 पर क्या ये संतत्य है, पहले हमें चेक करना रहता है। तो लिमिट f क्या होता है, पहले f a माइनस h, तो a की जगह पर कितना है 1/2, तो 1/2 माइनस h लिख दिए, 1/2 माइनस h, h टेंड्स टू 0, 1/2 माइनस h, f a प्लस h
1/2 प्लस एच, ए की जगह पर क्या 1/2 है, सेम वही एफ ए इतना कर दिए। अब यदि हम तीनों यदि बराबर सिद्ध कर देते हैं तो ये समझिए कंटिन्यूटी है। एफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस, अब 3 को ऐसे लाइन ले लीजिएगा, उसके बाद कीजिएगा 1/2 माइनस एच। 1/2 माइनस एच का मतलब क्या हो गया, 1/2 से छोटा, क्योंकि माइनस हो रहा है, माइनस एच है तो कुछ भी घटेगा तो छोटा, तो जब छोटा होगा तो देखिए क्या, अब एक्स का मान जो 1/2 से छोटा होगा तो क्या होगा, एक्स का मान 1/2 से छोटा होगा तो क्या होगा, एक्स होगा। एफ एक्स का मान कितना होगा, एक्स होगा। और यदि बराबर होगा तो बराबर होगा, फिर भी एक्स होगा, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स। यदि बड़ा होगा तो 1/2 से बड़ा कहाँ है, 1 माइनस एक्स पर, 1/2 से बड़ा 1 माइनस एक्स पर, तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब हम पुट कर देंगे वैल्यू, एक्स का मान पुट कर देंगे, एफ एक्स 1 माइनस एक्स पर कितना हो गया, एफ एक्स का मान एक्स हो गया, एक्स के जगह पर पूरा ये वाला लिख दिए, 1/2, एक्स का मान 0 बैठा दी, 1/2 आ गया, इसका मान 1/2 आ गया, इसका मान भी 1/2 आ गया, इसका मान भी 1/2 हो गया, यानी तीनों जो हो गया आपका क्या हो गया, बरोबर हो गया। तो यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड से इफेक्टिव कंटिन्यूटी। अब कंटिन्यूटी हो गया। अब देखिए जो प्राथमिक सिद्धांत से होता है, जो डिफ्रेंसिएशन करने के लिए आता है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफ्रेंशिएट कीजिए, वो कैसे करते हैं। उसे करने के लिए पहले क्या किया जाता है, जो फंक्शन दिया होता है उसे हम y लेट कर लेते हैं, जो ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेकिंग अ स्मॉल इंक्रीजिंग ऑफ डेल वाई इन वाई एंड स्मॉल इंक्रीजिंग ऑफ डेल एक्स इन एक्स, यानी कहने का मतलब है कि लिखा जाता है कि डेल वाई जो है, वाई में अल्प वृद्धि डेल वाई तथा एक्स में अल्प वृद्धि डेल एक्स लेने पर, तो वाई में अल्प वृद्धि डेल वाई लेंगे तो वाई प्लस डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल एक्स हो जाएगा। इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट जो दिया होता है वो होता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 जो आता है, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को हम घटा देते हैं। घटा देने से जो कट जाएगा वो कट जाएगा, जो बचेगा उसके बाद हम डी वाई का मान निकाल देते हैं, डी वाई जो बचेगा उसका मान। फिर उसके बाद हम कहते हैं डिवाइड डेल एक्स बोथ साइड, दोनों साइड हम क्या करते हैं, डेल एक्स से हम भागा कर देते हैं, तो डेल एक्स से भागा करते हैं। फिर उसके बाद लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, मतलब लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 दोनों साइड लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है वो भी लिखना है, दोनों साइड लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 लेने पर, तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डी वाई डेल एक्स ये जो आएगा हो जाएगा। तो फिर वहाँ से डी वाई डी एक्स आपका डेल वाई लिमिट एक्स टेंस टू 0 जो होता है डेल वाई बटा डेल एक्स जो होता है डी वाई डी एक्स के बराबर होता है। जैसे यहाँ पर हम आपको दिखा सकते हैं फॉर्मूला, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 डी वाई डी एक्स जो होता है डी वाई डी एक्स के बराबर होता है। और लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स के पावर एन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स के पावर एन माइनस ए के पावर एन बटा एक्स माइनस ए जो होगा क्या होगा, एन ए के पावर एन माइनस 1, ठीक है। इस तरह से ये हो जाएगा। अब चलिए लिस्ट ऑफ कैलकुलस फार्मूला, कैलकुलस फार्मूला का लिस्ट अब एक बार देख लेते हैं, कैलकुलस में कौन कौन सा फार्मूला हमारे पास आता है। देखिए एक बार जैसे जैसे मैं बोलता हूँ वैसे वैसे बोलते जाइए। डिफरेंशियल ऑफ एक्स के पावर एन बटा डी एक्स, यदि एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, एन एक्स के पावर एन माइनस 1। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, ई के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए के पावर एक्स लॉग ए बेसी, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, साइन एक्स का साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स एक्स का -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स का 1/x√x स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स का -1/x√x स्क्वायर माइनस 1। अगर किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन बोल दे तो 0, √x का डिफरेंशिएशन बोल दे 1/2√x स्क्वायर, u इंटू वी बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू वी, तो u पहले, फिर उसके बाद dv/dx प्लस v du/dx, फिर उसके बाद डिवाइड में बोल दे तो पहले जो नीचे वाला होगा उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर उसके बाद जो नीचे वाला होगा उससे ही आगे निकालेंगे, फिर du/dx निकालेंगे, फिर माइनस का चिन्ह, फिर u इंटू dv/dx। यदि किसी कांस्टेंट टर्म को डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन कर देते तो कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालेंगे, डिफरेंशिएशन जो होगा वेरिएबल का कर देंगे, प्लस माइनस करके अगर देगा तो प्लस माइनस करके हम लिख देंगे। ये तो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। अब देखिए मध्यमान परिमेय से मेन वैल्यू थ्योरम से आपका क्वेश्चन रहता है। मेन वैल्यू थ्योरम दो व्यक्ति ने दिया था, एक रोले का था और एक किसका था, लैग्रांज का, ठीक है।
ठीक है। तो रोले का पहले देखते हैं। रोले का परिमेय जो वो क्या होता है, उसमें क्या करते हैं, जो फंक्शन आपका दिया है केस फर्स्ट में क्या करते हैं, एफ जो दिया होगा उसी हम क्या करते हैं, जैसे जैसे दिया होगा वैसे वैसे इक्वल लिखते हैं। एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट क्लोज इंटरवल ए इंटू एक्स, इतना लिख दीजिए जो दिया है, ठीक। फिर एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल, इतना। ये दो लाइन फिक्स रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। ये दो लाइन मतलब कभी मतलब कोई भी कोई क्वेश्चन हो जाए ये दो लाइन चेंज नहीं होगा। फिर केस थर्ड जो उसमें जो होगा थोड़ा बहुत जो होगा वो चेंज होगा। जैसे एफ एक्स एफ ए रखिए, एक्स की जगह पर रखिए, एक्स की जगह पर बी रखिए, दोनों बराबर कर दीजिए। देन एफ यदि दोनों बराबर आता है तो एफ डैश सी क्या होगा, 0 के बराबर है। तो एफ डैश सी क्या कर दीजिए, 0 के बराबर करके निकाल सकते हैं। जैसे अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे, रोले के परिमेय जो है एक क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो आप देख लीजिए 5 नंबर है। एफ एक्स दिया है एक्स के पावर क्यू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, एक्स माइनस 1 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ये वाला क्वेश्चन है। इसका हल इस साइड लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर केस फर्स्ट में क्या कर दिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 3 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, यही ना क्वेश्चन था। इज कंटिन्यूअस एट द क्लोज इंटरवल, जो आपका इंटरवल दिया होगा एक्स का मान उसके उस पर लिख दीजिए कंटिन्यूअस, यानी दिक्कत है। एफ एक्स जो हो गया ये आपका डिफरेंशिएबल है, ओपन इंटरवल इतना, ओपन इंटरवल मतलब आपका खुला इंटरवल हो गया। अब देखिए ए बराबर 0 लोअर लिमिट, बी बराबर 1 अपर लिमिट, यानी एक्स का लोअर लिमिट अपर लिमिट मानकर हम चेक कर लेते हैं। तो एफ 0 बराबर एफ 1 आ रहा है, दोनों का मान 0 के बराबर हो रहा है, तो ये हो गया। तो एफ डैश एक्स जो होगा, एफ डैश सी क्या होगा, बराबर होगा 0 के। तो एफ एक्स क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर हमें क्या एफ डैश निकालना है, तो डिफरेंशियल कर दिए यहाँ पर, एफ डैश एक्स निकल गया, डिफरेंशियल करके यहाँ तक आ गया। तो यहाँ पर निकला आपका एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये आ गया। अब एफ डैश एक्स की जगह पर क्या करना है, सी करना है, तो सी जहाँ जहाँ एक्स है तहाँ तहाँ सी लिख दिए, ठीक है। अब पता है एफ डैश एक्स कितना के बराबर है, एफ डैश सी किसके बराबर हो गया, 0 के। तो जो आया है एफ डैश सी वो 0 के बराबर कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जो जब 0 के बराबर कर देंगे तो उसका जो 0 का जो मैं प्रूव्ड रोलर थ्योरम यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में 3/5 पर। ये क्या होता है, रोलर थ्योरम का मान करते हैं। अब यहाँ पर 0 और 1 क्यों नहीं लिए, क्योंकि x का मान हमें पता है क्या कितने बराबर है, 0 और 1 के बीच होना चाहिए, न 0 से बड़ा, न 0 न 1, 0 और 1 के बीच। तो 3/5 क्या हो गया आपका, 0 और 1 का बीच, यानी ना ही 0 पर प्रूफ हो रहा है, नहीं 1 पर प्रूफ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3/5 पर प्रूफ हो रहा है रोले का। अब देखिए लैग्रांज का मध्यमान परिमेय जो होता है उसमें क्या कहते हैं, पहले तो केस फर्स्ट सब में सेम रहेगा, एफ एक्स इज द डिफरेंशिएबल लाइक दैट, एफ एक्स इज द कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ क्लोज इंटरवल, इतना। फिर एफ डैश एक्स जो आएगा कैन बी ऑब्टेन द ईच पॉइंट ऑफ ओपन इंटरवल, इतना। देन उसके बाद जो ये वाला फॉर्मूला है एफ बी माइनस एफ ए, जो आपका एफ एक्स दिया होगा उसमें एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए कर देंगे, वो किसके बराबर हो गया, एफ डैश सी के, एफ डैश सी के। जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि एफ एक्स जो है एक्स माइनस 1 दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एफ एक्स जो है वो है एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, ये क्या है, और इसका मान 0 से 4 के पीछे है, ठीक है। तो कैसे बनाया जाए, मान लीजिए क्वेश्चन देगा लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम से इसे प्रूव कीजिए। तो केस फर्स्ट हो गया, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट द क्लोज इंटरवल, जो इंटरवल दिया हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल क्लोज इंटरवल, जो इंटरवल दिया हुआ है। अब देखिए केस थर्ड जो चेंज होने वाला है वो क्या होता है, एफ एक्स इक्वल टू जो दिया हुआ है वो ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू लोअर लिमिट अपर लिमिट, जो इसका वैल्यू दिया उस हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। अब एफ 0 पहले ए वाला बैठाएंगे, एफ ए निकालने के, फिर बी वाला बैठाएंगे, अब फिर एफ डैश सी निकालेंगे। एफ डैश सी का फॉर्मूला याद कर लीजिए, एफ बी माइनस एफ ए बटा बी माइनस ए। तो अब देखिए एफ ए आ गया है, एफ ए की जगह पर 0 बी की जगह पर 4, तो सेम जो मान आया है वो बैठा कर निकाल देंगे, वो आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। फिर एफ एस जो होगा वो एफ डैश निकालना पड़ेगा हमें, तो एफ डैश निकाल, एफ एक्स का जो एफ डैश निकालेंगे हम डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन करके जो आपका आया वो आएगा। अब एफ डैश सी का चाहिए हमें, एफ एक्स नहीं, एफ डैश एक्स नहीं चाहिए, एफ डैश का चाहिए सी, एक्स की जगह पर हम सी लिख देंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमारा एफ डैश सी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एफ डैश सी इधर 3 आया है, इधर एफ डैश सी ये आ गया, तीनों को बराबर कर देंगे, और बराबर करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा उस पर हमारा क्या होगा, LMPT क्या होता है प्रूफ करेगा, ठीक है।
अब देखिए आपका 6 नंबर चैप्टर हो गया ओकल के अनुप्रयोग एप्लीकेशन। इसमें आपका ये एरिया पूछ देगा। सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एल इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या हो गया विड्थ हो गया, एल हो गया लेंथ, स्क्वायर का ए स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 एच इंटू बी, यानी एच आपका हाइट हो गया, बी आपका बेस हो गया यानी आधार हो गया। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का जो वॉल्यूम हो गया वो क्या AK पावर क्यूब। गोले का जो परिधि होगा 2 पाई आर। अब देखिए इंक्रीजिंग जो है अच्छा है, गोले का जो वॉल्यूम हो गया छूट का 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन यानी वर्धमान और ह्रासमान कैसे होता है। रूल देख लीजिए, बाकी क्वेश्चन तो ज़्यादा बताने का टाइम नहीं, रूल देख लीजिए। यदि एफ कोई फंक्शन दिया हुआ है तो एफ इंक्रीजिंग होगा जब f' क्या होगा 0 से, f' 0 से बड़ा होगा। डिक्रीजिंग कब हो जाए जब f' 0 से छोटे, यानी हमारा जो f' निकालेंगे यदि 0 से बड़ा हो गया तो इंक्रीजिंग, 0 से छोटा हो गया तो डिक्रीजिंग हम बोल देंगे। ढाल स्लोप वही बोलते हैं, यदि कहीं स्लोप निकालने के लिए बोल रहे हैं, ढाल निकालने या प्रबलता निकालने के लिए बोल दे, या फिर एम निकालने के या फिर tan थीटा निकालने के डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। स्लोप ऑफ टेंजेंट dy/dx निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/dy/dx निकाल दीजिए। ठीक है, इस तरह से करके सन्निकट मान के लिए आपका जो डेल वाई का फॉर्मूला आता है, ये फॉर्मूला आप देखे होंगे, पढ़े होंगे। और देखिए मैक्सिमम तथा मिनिमम मान कैसे निकलें, उसके लिए वर्किंग रूल है यहाँ पर लिखा हुआ है। वर्किंग पहले क्या करना है, फर्स्ट में क्या करना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसे हम क्या करते हैं, फंक्शन को y मान लीजिए, फिर फाइंड कीजिए dy/dx, फिर सॉल्व कीजिए dy/dx जो आएगा उसको 0 करके सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, फिर फाइंड कीजिए d2y/dx², फिर d2y/dx² फाइंड कर दीजिए, फिर x = a x = b आएगा, कुछ ये भी आएगा जो इसका मान होगा। पुट x = a पुट कीजिए इन किस में d2y/dx², d2y/dx² में x = a पुट करके देख लीजिए। यदि d2y/dx² में x = a पुट करने पर 0 से बड़ा आ गया, 0 से बड़ा आ गया तो मिनिमम वैल्यू एट x = a, तो 0 से बड़ा हो गया तो x बराबर a पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। यदि 0 से क्या होगा, फॉर मिनिमम वैल्यू पुट किया, अच्छा मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, वो तो पता चल गया कि कितने पर मिनिमम हो गया। अब वैल्यू पूछ रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू हुआ है क्या, तो वही क्या कर दीजिए, पुट कीजिए x = a, जो आपका x का वैल्यू है ये उसे पुट कर सकते हैं। सेम ऐसे y के भी कर सकते हैं, पुट x = b इन द d2y/dx², इस तरह से y के भी करके आप पुट कर सकते हैं। इस तरह से आपका वॉल्यूम 1 खत्म हो गया। वॉल्यूम 2 का वीडियो अभी बना रहा हूँ, तुरंत बनाकर बस डाल देता हूँ, बस इतना देखकर चले जाइए। आशा करता हूँ थोड़ा फास्ट समझा दिया हूँ, लेकिन समझ में आया होगा। पढ़े लिखे होंगे तो समझ में जरूर आया होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो पहली बार देख रहे होंगे ये सब, तब तो फिर समझ में आया, क्योंकि समझाया नहीं हूँ। बस आपको आज समझाने का टाइम नहीं है, कल आपका एग्जाम है। ठीक है, तो बस आपका वही कर दिया कि रिवीजन कैसे भी हो जाए। कॉपी खोलने का समझ में नहीं आता है कैसे कॉपी खोल जाए। ठीक है, थैंक यू। अच्छे से नींद ले लीजिएगा, क्योंकि कल 3 घंटे लगातार लगना है। ऑल द बेस्ट।